हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात करेंगे भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें से हमने बताया था कि हरिवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो है दो यहाँ पर तीन आए थे, कौन? ब्रह्मण वंश आए थे। अब उसी का समकालीन हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो किस समकालीन, शुंग वंश के समकालीन इस भारतवर्ष में आए थे और यहाँ आकर बस गए थे, इनके बारे में हमने चर्चा किया था। अब इसके बाद देखते हैं कर्ण वंश यहाँ पर शासन करते हैं, लेकिन कर्ण वंश बस जो 15 साल शासन करते हैं, तो कर्ण वंश का ज़्यादा इम्पैक्ट इसके बाद वाले वंश पर पड़ेगा कि नहीं। इस कारण हम लोग देखते हैं कि ये जो शक लोग आते हैं और शक लगाते हैं, उस वक्त जो है इन लोगों का सामना सातवाहन शासकों से होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि शक लोगों का ज़्यादातर लड़ाई किन लोग से होगा? सातवाहन, स से शक और दंत से सातवाहन। इस चीज़ को एक रिलेट करके पढ़ना है ताकि आप लोगों को पता चल लगे कि ये टाइम इंटरवल है कब का। तो विदेशी आक्रमण में से पहले तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आए थे, दूसरे जो शक आए थे। अब शक हैं कौन लोग, उसके बारे में बताते हैं। तो शक जो है मध्य एशिया में रहने वाले एक चरवाहा जनजाति हैं। चरवाहा मतलब घूमकर इधर उधर अपने चरागाह की खोज में भेड़ बकरी चराते थे और चरागे की खोज में जो है लोग इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन मध्य एशिया में ये लोग निवास करते वक्त जो है इन लोगों का मध्य एशिया में रहने वाले जो मेन कबीला जनजाति थी, उन कबीलाओं से जो इन लोगों का झगड़ा हो जाता है और उस कबीले का नाम था यूची। तो यूची कबीला जो मध्य एशिया में हमेशा रहती थी, उन लोगों से जो है इन चरवाहा जनजाति शक लोगों का जो है लड़ाई हो जाता है और इन शक लोगों को जो है ना इस यूची कबीला ने खदेड़ के भगा देता है। यानी यूची कबीला लोग इन शक लोगों को खदेड़ के भगा देता है और जो जहाँ इधर उधर शक जाके बस जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि ये जो शक लोग थे भाग के आते हैं और जो जहाँ यहाँ वहाँ आके बस जाते हैं। इस कारण हम लोग पढ़ते हैं कि शकों की 5 ब्रांच यानी 5 शाखाएं जो है भारत में आके निवास करती है, भारत में आके इधर उधर आकर रहने लगी थी। इनमें से हम लोग 5 शाखाओं में से प्रमुख है, देख सकते हैं कंधार वाले क्षेत्र में कुछ शक अगर बस गए सबसे पहले तो, क्योंकि मध्य एशिया में से ये लोग जहाँ आ रहे हैं, मध्य एशिया बोले तो इराक ईरान वाला क्षेत्र, तो इराक ईरान से जो आ रहे हैं सबसे पहले कहाँ बसेंगे? सबसे सामने वाला क्षेत्र में। तो सबसे सामने वालों को मिला अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के कंधार वाले क्षेत्र में कुछ शक लोग आके बस गए और उसके बाद दूसरा जो ब्रांच आया, दूसरा लोग और शक लोगों का एक ब्रांच आया जो उससे थोड़ा सा और दूर आए लोग, यानी नीचे की ओर तस्तिला यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर कुछ आकर बस गए। देखिए सबसे पहले जो शक लोग भागते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं भागते हैं, मध्य एशिया ने इराक ईरान वाले क्षेत्र से आते हैं और बस सामने वाले क्षेत्र जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। दूसरे जो शक की शाखा है वो जो है पाकिस्तान का तस्सीला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आकर बस जाते हैं। फिर तीसरा जो ब्रांच है शकों का वो मथुरा यानी यूपी, ये भारत में इंडिया में आकर बस जाते हैं। यानी सब देख रहे हैं, पहले कंधार वाले क्षेत्र में पहला वाला, फिर उससे वो थोड़ा सा दूर गया तस्सीला, फिर उससे वो थोड़ा सा नीचे आए शक लोग, मथुरा वाले ब्रांच में आकर बस गए। ये अलग अलग शकों का बात कर रहे हैं हम, अलग अलग समय काल में। फिर उसका चौथा जो शकों का एक ब्रांच आया वो था उज्जैन, यानी उज्जैन जो ये एमपी वाले क्षेत्र में, यानी यूपी से नीचे एमपी है, तो मध्य एशिया से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं, तो पश्चिम से फिर थोड़ा सा नीचे की ओर आके उज्जैन वाले क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। ये चौथा ब्रांच हुआ, चौथी शाखा हुई शकों की। और 5वां ब्रांच यानी 5वां शाखा जो रहता है, फिर हम लोग देखते हैं और उससे दक्षिण की ओर यानी महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र एक नासिक करके क्षेत्र है, नासिक शहर है, उस ओर आके बस जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बस पढ़ते हैं कि शकों की 5 ब्रांच थी, 5 शाखाएं थी। तो पांचों शाखाएं कौन कौन से याद कर रहे हैं? पहला वाला अफगान वाले क्षेत्र में कंधार, दूसरा उससे नीचे और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को तस्सीला पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। उसका तीसरा ब्रांच और आगे नीचे और जाते हैं, यूपी का मथुरा वाले क्षेत्र में आकर बस जाते हैं कुछ शक। उसका चौथा ब्रांच और उससे नीचे की ओर आते हैं और जो है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहां आकर बस जाते हैं। और 5वां ब्रांच जो है उससे उन लोगों से भी और नीचे तरफ आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं और महाराष्ट्र के नासिक में आकर बस जाते हैं। तो ये 5 ब्रांच के बारे में हमने जाना, लेकिन 5 ब्रांच में से 5 शाखाओं में से सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? देखिए कंधार और तस्सीला वाले, इन लोग जो है भारत पर उतना प्रभाव नहीं डालते हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, इस कारण हम इन लोगों के बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कंधार यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान में बसने वाले शक लोग जो है ज़्यादा देर तक रह पाते हैं, जबकि मथुरा, उज्जैन और नासिक वाले शकों का लड़ाई जो है हमेशा स्थानीय राजाओं से होते रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये शक लोग किसके समकालीन आए थे? सातवाहन के लोगों के समकालीन आए थे। उसी कारण हम लोग देखते हैं कि जो नासिक यानी जो महाराष्ट्र वाले जो शक लोग थे उन लोगों का लड़ाई होता है एक गौतमी पुत्र सतकर्णी का करके एक सातवाहन शासक रहता है उनके साथ, और नासिक का शासक रहता है नाहपान। न से नासिक वाला शक शासक और न से नाहपान।
और किनसे इन लोगों का लड़ाई होता है? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी से। याद कर रहे हैं, जब हमने सातवाहन वंश पढ़ाया था तब हमने बताया था कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कोई था तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो प्रतापी शासक था तो ये ऑब्वियसली जो है ये जीता होगा, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो है नाहपान को हरा दिया था, नासिक के शक शासक को। और इस बात की जानकारी हमें जोगलथम्बी एक सिक्के से पता चलती है, जोगलथम्बी नामक सिक्के से हमें पता चलती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि नासिक वाले चलो शक का हम लोग बात कर लिए। अगला हम लोग देखते हैं उज्जैन। उज्जैन का शक बहुत महत्वपूर्ण है और ये उज्जैन वाले शक लगभग जो है मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश के आसपास थे, तो मध्य भारत में थे। और इन उज्जैन के शक में से प्रमुख शासक में एक रुद्रदामन, एक प्रतापी शक शासक था उज्जैन का, यानी उज्जैन के शक शासकों में से प्रतापी शासक था रुद्रदामन। और इनकी लड़ाई होती है सातवाहन शासकों का वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से लड़ाई होती है। और ये रुद्रदामन और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से लड़ाई होती है, जिसमें रुद्रदामन ने जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हरा देता है। उसके बाद रुद्रदामन का एक बड़ा सा और क्षेत्र बढ़ जाता है और हम लोग देखते हैं कि रुद्रदामन जो है काठियावाड़ का क्षेत्र यानी गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी गुजरात को काठियावाड़ कहा जाता है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस क्षेत्र में एक जो है क्या झील थी, और हम लोग देखते हैं कि उस झील का क्या नाम रहता है तो सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील को किसने बनवाया था तो सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा अशोक इससे जो है फिर से खुदवाता है यानी जीर्णोद्धार करवाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रुद्रदामन जो एक शक शासक रहता है और ये जब वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हरा देता है, बड़ा सा इसका जब क्षेत्र हो जाता है, गुजरात वाले क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लेता है, तब जो है ये गिरनार पहाड़ी पर स्थित एक जूनागढ़ अभिलेख है, इस पे लिखते हैं कि हमने जो है ये जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार करवाया है। बल्कि ये पहला अभिलेख में लिखते हैं कि इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, दूसरा जो है इसका जीर्णोद्धार करवाए थे अशोक ने। फिर हम जो है फिर से इसका जीर्णोद्धार यानी फिर से हम इसको खदवा रहे हैं, क्योंकि इस झील में पानी कम था, तो इस झील को फिर से कौन खदवाते हैं तो रुद्रदामन। और इस बात की जानकारी हमें गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है या फिर जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि रुद्रदामन के जितने भी अभिलेख थी वो प्राकृत भाषा में थी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में थी, वो ये जूनागढ़ अभिलेख कही है या फिर गिरनार पहाड़ी में रहने के कारण उस अभिलेख को जो है गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि शक शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था बोला जाए तो था रुद्रदामन। सभी शक शासकों में भी और जैन के शक राजा में कहा जाए तो ये तो सबसे प्रतापी था ही। अगला हम लोग देखते हैं कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शक राजाओं का जो है स्थानीय मालवा के शासक के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में जो है जो स्थानीय राजा रहता है मालवा का, उज्जैन के पास ही है, उस राजा ने जो है शक शासकों का पूरी तरह से खत्म कर देता है शक शासकों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो स्थानीय शासक है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि तभी कोई शासक तभी कोई राजा धारण करता है जब वो किसी वंश को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें थे कि सिर्फ उज्जैन के शक शासक का यानी उज्जैन शाखा का, उज्जैन ब्रांच का बस ये जो है पूरी तरह से खत्म कर चुका था ये जो स्थानीय शासक था उज्जैन का। इस कारण यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और उस समय 57 ईसा पूर्व में वो जो स्थानीय शासक था एक संवत, एक पंचांग चलाता है जिससे हम लोग जनरली विक्रम संवत कहते हैं। तो देख सकते हैं शक शासकों के समय जो है विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, कुल हम लोग देखते हैं कि 14 राजा जो आते हैं इतिहास में वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो शक शासक है इन सभी शक शासकों को फिर से एक बार पूरी तरह से नरसंहार करके हटा देता है, यानी उन लोगों के वंशजों को कहीं हटा देता है। वो रहता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका भी हम पूरे डिटेल के साथ बताएंगे क्यों वो शकों को पूरी तरह से हरा के जो है अपने आप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। उसके बारे में हम जब गुप्त काल बताएंगे उस वक्त बताएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी शक शासक रहते हैं ये भारत में अपने आप को जो है ना क्षत्रप कहते हैं, अपने आप को जो है क्षत्रप कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी में से हिंद यूनानी उसका शक, हम लोगों ने शकों के 5 ब्रांचों के बारे में पढ़ा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शक के बाद पहलव लोगों के बारे में। पहलव में इंपॉर्टेंट है कि पहलव का जो संस्थापक रहता है पहलव का वो रहता है मिथ्रेडाइट्स। मिथ्रेडाइट्स जो है इस पहलव वंश का संस्थापक रहता है। और पहलव लोग जो भारत पर आक्रमण करते हैं इस
भारत पर, तब उस पर वो अपनी राजधानी फिरोजपुर को बनाते हैं। ये फिरोजपुर जो है इसे वर्तमान में पेशावर कहा जाता है और ये पेशावर शहर पाकिस्तान में है। और पहले लोगों का एक फेमस जो राजा था वो गंदो फर्मिस था। गंदो फर्मिस के समयकाल में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसके समयकाल में एक ईसाई मिशनरीज जो है भारत में आया था। तो पहला ईसाई मिशनरीज, पहला क्रिश्चियन जो भारतवर्ष में आया था वो इसी गंदो फर्मिस के समय यानी पहले वंश के समय आया था, जिस ईसाई मिशनरी का नाम था सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस के नाम से आप बहुत सारे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देखते होंगे। तो सेंट थॉमस जो है पहला ईसाई मिशनरी था जो भारत पर आया था। हमने जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस वंश में आया था, तो पहला वंश का समय आया था। किस राजा के समय काल में आया था, तो गंदो फर्मिस के समय काल में आया था। तो पहले काल में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमणकारी में हम लोग का अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कुषाण। कुषाण वंश में जो इंपॉर्टेंट राजा थे तो कुजुल कडफिसेस, फिर भीम कडफिसेस और फिर कनिष्क। तो इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन लोग क्या कुछ किए हैं, कौन सा नया पंचांग चलाए थे ताकि बाद में हम लोग का वो राष्ट्रीय पंचांग बना था। इन सारी का डिटेल्स हम लोग बताएंगे। लेकिन एक चीज छूट गया, यहाँ पर 57 ईसा पूर्व में जो यहाँ का स्थानीय शासक विक्रम संवत का चलाता है और भारत के आज़ादी के बाद 1957 तक हम लोग देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग रहता है वह विक्रम संवत ही रहता है। इस कारण जो हम लोग का जो संविधान है, संविधान में देखिएगा जो प्रस्तावना है, सबसे पहले हम भारत के लोग, भारतीय संपूर्ण परत, उसमें जो है इसे विक्रम संवत का ही चर्चा किया गया है, न कि शक संवत का। लेकिन वर्तमान में हम लोग का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत और विक्रम संवत ये अभी वर्तमान में नेपाल का राष्ट्रीय पंचांग है। तो इतना बस आपको जानकारी रखना है जो है शक और पहले लोगों के बारे में। धन्यवाद। आप लोगों का कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।